अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। सियासी एतबार से और इलेक्शंस की चूँकि सरगर्मियाँ अब बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं और बहुत बुलंदो बांग दावे तमाम पार्टीज़ और तमाम लीडरान की तरफ से किए जा रहे हैं कि आगे इलेक्शंस में उनको क्यों मैंडेट दिया जाए और अगर उनको मैंडेट दिया जाएगा तो वो क्या कुछ कर दिखाएंगे। और ऐसे में एक पार्टी जो कि अभी भी अपने सिंबल को इंटैक्ट रखने के लिए काफ़ी तगोदौ कर रही है, बल्कि इस हद तक कि पार्टी के अपने अंदर से कुछ इख्तिलाफात बहुत बरमला तौर पर खुल कर सामने आ रहे हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये तमाम तर जो सियासत है वो सियासी एतबार से तो चल रही है, इसके ऊपर हम तफसीली रोशनी डालेंगे। और बलोचिस्तान भी नाजरीन बहुत अहम महवर है इस वक्त की सियासत का, क्योंकि वहाँ से अपनी तरफ लोग इकट्ठा करने के लिए PMLN भी बहुत मैदान में आगे है और बिलावल साहब पीपल्स पार्टी भी अब उस रेस में एक अपना बहुत कलीदी किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर बात रहेगी और इलेक्शंस के हवाले से भी, चूँकि हम न्यूज़ की भी जो नशरियात हैं उनका बाकायदा आगाज़ हुआ है, उन अहवाल से हम लोग एट लेंथ कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन एक बहुत अहम मामला बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ज़ेर गौर है और बिल्कुल काबिल ज़िक्र है। वो है नाजरीन भारत के हवाले से होने वाली स्क्रूटनी, जो कि FATF के हवाले से उनके लिए इस वक्त बवाले जान बन गई है, हलक की हड्डी बन गई है। और उसमें जो मज़ीद उनके लिए प्रॉब्लमेटिक अंसर है वो है जो अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल अब बताया जा रहा है, जिसमें मुबैना तौर पर भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मिलने के, उसके मौजूद होने के, मुलविस होने के और उसके मास्टरमाइंड करने के इस पूरे प्लॉट को शवाहिद मौजूद हैं जो कि नाकाबिल तरदीद हैं। इन हवाल से भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि जिससे हम आगाज़ करते हैं, देखते चलिएगा। अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता दिनों अमरीका में भारत की जानिब से एक सिख शहरी के कत्ल की साजिश का सुराग लगाया। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारत पर जोर दिया है कि इस मामले पर तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चार्जशीट के मुताबिक रॉ के एजेंटों ने अमरीकी सरजमीन पर मोदी सरकार के ईमा पर सिंह पन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया और बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलर निखिल गुप्ता को इजरती तौर कातिल ढूंढने का कहा गया। निखिल गुप्ता ने एक जराइम पेशा साथी जो अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के सोर्स का ये काम सौंपा गया था और अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी FBI, CIA और महकमा इंसाफ की जानिब से मोदी सरकार को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया गया। अमरीकी अंडर जो एहलकार हैं, अंडर कोर एहलकार हैं, उनकी इजरती कातलों का रूप धार कर निखिल गुप्ता और एजेंटों से मुलाकात की और मुलाकात में सिख रहनुमा को $1 लाख के एवज कत्ल करने की डील हुई। मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी नेशनल एजेंसी और CIA के सरबराहान भारत के दौरे भी कर चुके। मरकजी मुलजिम निखिल गुप्ता के खिलाफ कत्ल की साजिश पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रवां साल जून में एक कैनेडियन सिख के कत्ल के बाद अमरीकी हुकाम की जानिब से अमरीकी सरजमीन पर इस साजिश को नाकाम बनाया गया, जबकि अमरीका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है और खुफिया एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये तमाम मामला नाजरीन चल रहा है और इसको हम पिवट करके देखते हैं इस बात से कि FATF में भी जो भारत के खिलाफ स्क्रूटनी है वो मज़ीद टाइट हो गई है और भारत की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कवानीन हैं उनको भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है और टेरर फाइनेंसिंग के अहवाल से भी भारत के ऊपर एक बहुत सख्त किस्म का जो एक पहरा है वो इस वक्त मौजूद है और आने वाले दिनों में यकीनन ऐसी शवाहिद हैं, ऐसी खबरें मौजूद हैं कि दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया। खैर, इन अहवाल से हम लोग इस पूरी स्टोरी को अंडर आर रेडार एंड अंडर आर कवर ज़रूर रखेंगे, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शंस की तगोदौ है उसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करते हैं। आफ्टर ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे अब तफसीली तौर पर रोशनी डालते हैं और हम न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर अपने इलेक्शंस की जो इस हवाले से ट्रांसमिशंस हैं और जो कवरेज है उसका आगाज़ कर दिया है, तो लिहाजा कोशिश पूरी होगी कि इन अहवाल से एक बड़ा होलिस्टिक और इंडिपेंडेंट व्यू आपके सामने लाया जाए इसी तवस्सुत से, इसी प्लेटफॉर्म से। और बहुत अहम बात है ये करना कि वोट का जो हक़ है, हक़ राय दही है, उसको इस्तेमाल करके ही ज़ाहिर है हम अपने आने वाले मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं। और इस हवाले से नाज़रीन कोई भी मायूसी फैलाने वाले जो अंसर हैं या अनासिर हैं उनकी हर हाल में तरदीद होनी चाहिए। बहरहाल तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका तज़किरा करना ज़रूरी था। मैं फ़ौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ और फिर बिलावल भुट्टो साहब जो कि बहुत उन्होंने अहम दावे और वादे किए हैं और कल ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में वो सियासी जो पंडाल है उसको गरमा कर आए हैं, तो उन अहवाल से भी
جو ہے وہ بات رہے گی. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو سے تشریف فرما ہے جناب حافظ حمداللہ صاحب, JUI کے ماشاءاللہ اسٹالورٹ ہیں, ترجمان بھی ہیں PTM کے, اور حافظ بھائی کو دیکھ کے دلی خوشی ماشاءاللہ, چونکہ پروگرامز میں حافظ صاحب اس طرح سے نہیں آ رہے تھے, اور ایک بہت بدقسمت واقعہ بھی حافظ صاحب کے ساتھ ہوا جس سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے آپ اسٹالورٹ ہیں اور ماشاءاللہ ان مشکل حالات میں بھرپور دفاع کرتے ہیں اپنے سٹانس کا, اپنے موقف کا. ویری وارم ویلکم سر آپ کو, آلویز اے پلیجر ہیونگ یو آن بورڈ. شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ, سابق وزیر, ہمیں جوائن کر رہی ہیں تمام تر بحث میں اپنے پارٹی کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ, اور خاص طور پہ جب ہم بلاول صاحب کا اور پیپلز پارٹی کے احوال سے ذکر کرتے ہیں تو ویل نو ان ڈیپتھ فرام شرمیلا صاحبہ آن دس. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید شرمیلا صاحبہ. بات کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین, بلاول صاحب نے 3 بار کے وزیر اعظم کو چوتھی بار وزیر اعظم کیوں بنایا جائے, اور اس حوالے سے جو انہوں نے بہت ایک اہم اظہار خیال کیا ہے وہ سنیے گا کہ کن الفاظ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے. میرا آپ سے درخواست ہے, آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں. اس ملک کی قسمت ان 2 شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست, یہ نفرت, یہ تقسیم کی سیاست, ان کو پھر سے موقع نہ دے. یہ دونوں حضرات سے اجازت سے اگر میں خاتون سے بات اس سے پہلے ان سے کر پاؤں اور ان کا موقف جان پاؤں. شرمیلا صاحبہ, آپ پہلے بتائیے گا, یہ بلاول صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے کہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر, تو آپ کی طرف بھی دوسری طرف یہ تنقید آ رہی ہے کہ جی آپ کو بھی یعنی پیپلز پارٹی کو بھی کئی مرتبہ اقتدار ملا, تو پھر یہ آپ کے لیے بھی یہ والی جو تنقید ہے کیا لاگو نہیں ہوتی کہ بھائی دوبارہ اقتدار کیوں دیا جائے؟ بے شک بلاول صاحب پرائم منسٹر نہ رہے ہوں, لیکن پیپلز پارٹی تو کئی مرتبہ متعدد مرتبہ پاور میں رہ چکی ہے. جی شکریہ مونا. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا اقتدار. شہید محترمہ کی حکومت 2.5 سال, پھر 2.25 سال, اور پھر بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 کے اندر, جس میں ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور پھر 1 سال کے لیے دوسرا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا آیا. اور اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ سو موٹو پہ سو موٹو, ہر چیز پہ سو موٹو ہوتا تھا. نہ کوئی حکومت چل پاتی تھی, نہ کوئی بیوروکریسی کام کرتی تھی, نہ کوئی پروجیکٹس ہوتے تھے. وہ سینیریو سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا, وہ افتخار چودھری صاحب کا کیا وہ دور تھا کہ ہر کوئی پریشان اور حیران تھا اور کوئی کام نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی. ہم اگر کولیشن میں رہے PDM کی حکومت کے ساتھ تو وہ 16 ماہ, چند وزارتیں. اچھا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جماعتیں اپنی جگہ, لیکن چہرے اور پرسپیکٹیو, قیادت اور ان کا طریقہ کار سیاست کا, ان کا طرز سیاست مختلف. جہاں تک روایتی اور 70 سالہ پرانی بوسیدہ سیاست جو اس ملک کے اندر چلی آ رہی ہے, جس میں ہوا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سیاسی انتقامی کارروائیاں کرتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر سیاسی مقدمات بناتے رہے, پھر ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے رہے. ہوا کیا, آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہیں, اور اس ملک میں ایک فرسودہ نظام جو جمہوریت کا تھا, نام نہاز وہی رہا, حقیقی جمہوریت نہیں آئی. پھر پچھلے دور میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو کئی بار ہرانے کی کوشش کی گئی. کبھی IGI بنا دی گئی, کبھی پیٹریوٹس بنا دیا گیا, اب IPP بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ کبھی بھی حقیقی طور پہ عوام کے نمائندے نہیں آئے. اور شرمیلا صاحبہ دیکھیے بہت سے لوگ جو IPP میں چلے گئے یا ان کو جانے کو کہا گیا وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے. جب ہمارا دور حکومت تھا تو تب کے بھی جو چیف جسٹس تھے وہ بھی سو موٹو پہ سو موٹو لیتے تھے, تو ہمیں بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملا. تو یعنی گویا یہ کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کی بات کرتے ہوئے یا اس کی آڑ لیتے ہوئے تو کوئی بھی جماعت کہہ سکتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے ایک بڑا عجیب و غریب دور تھا, کنٹینر کا بھی دور آیا, لیکن آپ دیکھیں اس دور میں بھی پیپلز پارٹی نے اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب نے جمہوریت کا اور میاں صاحب کا ساتھ دیا. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ان کو نکلوا دیتے, ہم نے ایسا نہیں کیا.
वी सपोर्टेड द पीएम गवर्नमेंट, और हम हमेशा ये कहते थे कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरी करें। आपको याद होगा वो वक्त 2014 के कंटेनर का टाइम आपको याद होगा। जी जी। अच्छा, हमने कभी कोशिश नहीं की। देखें, ये जो फरसूदा सियासत है इसमें हमने कभी अपना हिस्सा नहीं डाला। हमारे दौर में 2013 से 18 8 से 13 हमने कभी भी कोई सियासी कैदी या सियासी मुकदमा नहीं बनाया अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। ये दिस इज़ अ रिकॉर्ड। और हम समझते हैं कि ये फरसूदा सियासत, ये बोसीदा सियासत को ख़त्म होना चाहिए। बार बार वही चेहरे, वही तरीके का सियासत का, वही तरीके का हुकूमत चलाने का। इस पे दूसरे भी इनपुट्स आए, यही बात है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप फरमाइएगा, आप चूंकि 2013 ऑनवर्ड्स जो गवर्नमेंट थी PMLN की, आप उसमें भी इत्तेहादी थे, ये बताइएगा उस वक्त भी वो कहते हैं कि भाई बहुत कुछ होता रहा, चाहते तो पीपल्स पार्टी मिलकर PTI के साथ, ये काफ़ी मायने खेज बात है, उन्होंने कहा चाहते तो निकाल सकते थे उस वक्त की नून लीग की हुकूमत को, घर भेजा जा सकता था अगर PTI के साथ ये लोग मिल जाते, लेकिन कुछ वफा लगता है कि नहीं की गई पीपल्स पार्टी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोना, अभी भी बात ये है, मेरे ख्याल में हमने फैसला ये किया है कि हमने आगे जाना ही नहीं है। हम वही 80 की और 90 की और पता नहीं किन किन दहाइयों में अभी तक पड़े हैं, सोच वही है। अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ इख्तिदार के लिए जाना चाहते हैं। कोई वज़ारत आला की कुर्सी ख्वाब देख रहा है, कोई वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की ख्वाब देख रहा है। वो दिन में भी ख्वाब देखते हैं और रात को भी ख्वाब देखते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बातों को छोड़िए कि इस मुल्क को कैसे संवारना है, हमने इस मुल्क को कैसे मुस्तहकम करना है। सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, माशी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में। 73 साल तो गुजर गए इसी में, हम इसी में घूमते फिरते हैं, इसे कौन ज़िम्मेदार है कौन ज़िम्मेदार नहीं है। 73 साल में हम फैसला न कर सके कि सियासतदान इस मुल्क का बड़ा गर्क करने में ज़िम्मेदार है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, क्या अदलिया ज़िम्मेदार है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार है? सही बात है। हाँ, ये हम अभी तक फैसला न कर सके। ये जो बातें हम करते हैं कि फ़लान, चलो IGI किसने बनाई, पेट्रियाट कैसे बनी, ये सब हमें मालूम है। काफ ने नून से कैसे जन्म लिया, अभी इस्तेहकाम पार्टी कैसे बनी, पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है कि ये ख़ुद बनती हैं या कोई बनवाने वाले हैं। इसके पीछे कोई मुहर्रिकात, कोई कार फरमा है या नहीं है। बहुत अपने अहम बात है। सच बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो सच बोलते हैं उसकी ज़बान काट दी जाती है, उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसके लिए ज़िंदगी जहन्नम बना दिया जाता है। तो फिर करे क्या? हमारे लिए दो रास्ते हैं, या तो खुदकशी करना है या इस मुल्क से निकलना है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वाकई इस मुल्क को मुस्तहकम बनाना है, इसकी सियासत और मईशत को मुस्तहकम बनाना है, निकले इख्तिदार की ख्वाब और नींद से निकले, और सियासत अपने ज़ात और अपने पार्टी के लिए न करे। अब बलोचिस्तान पर सबकी नजरें, जी सनाउल्लाह ज़ेरी की हुकूमत ख़त्म करके बाप पार्टी बनी। अब वही बाप पार्टी PMLN में जा रही है। अब वो जब बाप पार्टी बन गई, अदब PMLN बन गई, उसी बाप पार्टी पर नजरें पीपल्स पार्टी की भी है। किसी और सियासत बाबा, ये किस किस्म की सियासत है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब क्या है? इकसाम मौके फराहम करना या एस्टेब्लिशमेंट के अशरबात हासिल करना, क्या मतलब है इसका? जरा इसका डेफिनेशन तो करे। ये बहुत अहम बात आपने की है। फील्ड का मतलब ये है कि मोमन को इख्तिदार मिल रहा है और हाफिज अब्दुल्ला को नहीं मिल रहा है, हमारी बारी कब आएगी? अगर ये है मकसद, ये है हदफ, फिर मेरे ख्याल में। अच्छा, आपने बहुत खरी गुफ्तगू की हाफिज साहब। मैं देखिए ना, मेरे मुंह में खाक, फिर इस मुल्क का भी खुदा हाफिज, इस कौम का भी खुदा हाफिज। न इस मुल्क में कोई सियासत है, न कोई जमहूरियत है, न कोई विजन है, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत आपने इस मुल्क में सिर्फ इख्तिदार ही इख्तिदार। खरी बातें की हैं, लेकिन इसका रोड मैप जो है ना हाफिज साहब, मैं अगर आपसे सिर्फ एक जुमला, हुमायूं साहब की इजाजत से, कहते हैं बेनिफिशियरी इसके मौलाना साहब रहे हैं हर दफा हर दौर में। यार अभी देखिए, इस हुकूमत में कौन थे? 16 महीने की हुकूमत में सिर्फ मौलाना था। हाँ, लेकिन थे तो सही ना, 3.5 साल ये तहरीक किसने चलाई?
अच्छा 25 जुलाई 2018 से लेकर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ 20 सितंबर 2020 तक जो पीडीएम बन रही थी, ये तहरीक तो तनहा जमीयत उलमा इस्लाम ने चलाई, और कौन था साथ? पीडीएम आप कहते हैं अपोजिशन की जमातें तो हमारे साथ नहीं थी। 2019 अक्टूबर में जो हमने आज़ादी मार्च 14 दिन के की, हमारे साथ किसने दिया, किस पार्टी ने दी? अच्छा थे तो फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद जब पीडीएम बनी सितंबर 2020 में, मार्च और अप्रैल में सीनेट के इंतखाबात में पीडीएम क्यों टूटी, किसकी वजह से टूटी? फिर उसी पीएमएलएन की वजह से टूटी, जिसमें आप भी उनके साथ थे, आपने उन पे इल्जाम लगाया ना, आप पार्टी से वोट क्यों ले रहे हैं? देखिए वो एक अलग डिबेट है, मैं उन बातों में नहीं जाता हूँ। अच्छा 8 जमातें फिर पीडीएम में रह गई। सही। वो 8 जमातों को जोड़ रखा किसने? मौलाना फजल रहमान ने। फिर 9 अप्रैल 22 तक ये जो जब पीटीआई की हुकूमत तब्दील हो रही थी, उसकी रुखसती हो रही थी, तो कौन पीडीएम की क़यादत करता रहा? मौलाना फजल रहमान साहब। मतलब ये सहरा आप कहते हैं मौलाना साहब के सर जाता है। तो जब मैं तहरीक चला रहा हूँ, मैं रोडों पर हूँ, मैं ललकार रहा हूँ ताकतवर मराकज़ को, तो जब इख्तिदार की बारी आती है तो फिर क्या मैं इख्तिदार में ना जाऊं? वो अहम बात। अगर बात मुल्क और कौम की है, अगर बात मुल्क, देखिए पीपल्स पार्टी जब पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुई, क्या वो अपने जात के लिए या मुल्क के लिए? वो तो कहते हैं कि हमने रियासत को बचाया, हम सब कहते हैं कि हमने रियासत को बचाया, अपनी सियासत को दाव पर लगाया। अगर वो बात सच थी तो फिर आज हम क्यों कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? तो फिर ये हम क्यों कह रहे हैं? अच्छा, बहुत अहम बात है शर्मिला साहिबा, बड़े सारे सवालात हैं, इनके जवाबात के लिए मैं मच नीडेड आपकी तरफ आऊंगी। लेकिन सेनेटर साहब, मैं आपको ये बात ख्वाजा साद रफीक साहब की भी सुना देती हूँ, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है हाफिज साहब की बात ज़्यादा बजा है, चूँकि आपके अक़ब में वो तशरीफ़ फरमाए। दुख होता है, हमें दुख होता है ये बातें सुन के, कोई हकीकत नहीं बोल रहा है। ये बात तो सही है। बहुत आपने माशाल्लाह बोलने का इरादा नहीं रखता। आ जाओ फैसला करे, जितनी भी सियासी क़यादत है सच बोलना शुरू करे। ये आपसे लबैक होगा। खराबी में असल जिम्मेदार कौन है? कोई बोलने के लिए आपके एनालिसिस में कौन असली जिम्मेदार है? पीटीआई के एनालिसिस में कौन असली जिम्मेदार है? आप सब बताइएगा। और वो सहरा भी कहते हैं मौलाना साहब के सर जाता है कि जो उन्होंने ये निजात दिलाई थी एक पीटीआई की रजीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह ये है कि जो सच बोल रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि कोई इक़्तिदार के लिए, कोई अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कोई है, उसमें एक हिस्सा कोई अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए भी कंटेंडर है। ठीक है, लोगों ने मौलाना साहब अपने नाम को छोड़े ना, मैं तो वैसे ही वो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा है कि हमारी सोच नहीं बदल रही। हमारी सोच इसलिए नहीं बदल रही कि अगर आप 1980 से लेकर आज देखें, पॉलिटिशियंस कौन है? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके लीडर्स वही हैं। उनकी सोच कैसे बदलेगी? उनकी सोच नहीं बदलेगी तो हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, तुम अपनी सोच बदल दो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। हम लोगों की सोच इसलिए नहीं बदल रही कि ये वही घसीटे पसीटे लोग बैठे हुए हैं। और जैसे ये बता रहे थे कि हम 8 पहले हम थे, फिर 8 लोग थे, तो मुझे वो एक कहानी बचपन में पढ़ते हैं, वो क्या वो 9 चूहे जो घर से निकले करने लगे शिकार। ठीक है, चूहा घर को रह गया, ऐसे करके ना एंड में करते। तो मुझे तो वो किस्सा याद आ रहा है। ठीक है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता शिकार करने निकले थे 9 चूहे। देखिए अब उसको छोड़ देना, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें समझ भी लें तो बहुत मिसालें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। शर्मिला साहिबा ने बात की और कुछ ऐसी बातें की, तो वो क्या है कि मेरे मर्ग के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। ठीक है, देखें अगर शर्मिला साहिबा थोड़ा सा ज़रा पीछे जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएं और ये आसिफ अली जरदारी साहब को कहें कि वो अपनी वो अक़वाले ज़रीन निकालें जब उन्होंने कहा था कि अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिल गया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो बीबी ये तो होना था। अभी कहाँ मिले हैं वो? तो वही हाफिज साहब तो बल्कि इसी के ऊपर उन्होंने बात की, ये 2000 और अपना एतराज उठाया उन्होंने बरमला अंदाज में। ये बात हुई थी तकरीबन 2013 वगैरह के आसपास की बात। जी, वेरी फेयर। हाँ, तो उस लिहाज से ये था। अब अगेन बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो भी इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये सियासत नहीं चेंज हो रही, ये सियासत नहीं चेंज हो रही। और मैं एक बात बता देता हूं, 2 अफराद का बिलावल साहब ने तस्करा किया है, यानी कि वो नवाज शरीफ साहब पे भी कह रहे हैं कि इनको भी नहीं, और कह रहे हैं 2 अफराद को वोट नहीं देना।
8 फरवरी को 2 अफराद को सरप्राइज देना है, दूसरे अफराद ज़ाहिर खान साहब की वो बात कर रहे हैं, जिसको मर्जी कर लेना, लेकिन तौबा करें वोट देने से। देखो कोई भी हो सकता है वो जो भी कह रहे हो, आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट एग्री विद हिम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, Why do I think कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज और ये जो उनकी जो बड़े उनके औलादे हैं, इनकी, और या चाहे मौलाना साहब के बेटे हैं या जो भी हैं, या चाहे एमल वली हैं, ये सारे हैं, इनकी सोच से पाकिस्तान क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इनकी सोच वही है जो इनकी परवरिश है। अच्छा। इनकी परवरिश उन्हीं लोगों ने की है जो उस सोच के हामिल हैं कि जिस सोच की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा। तो देखिए ना, आप लोगों की परवरिश उसी जगह पे होते हैं ना। वही जरदारी साहब कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई और इनको वो ट्रेन कर रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज को मियां नवाज शरीफ ट्रेन कर रहे हैं, इसी लिहाज से जो असद साहब है उनको मौलाना साहब ट्रेन कर रहे हैं। तो ये तो वही ट्रेनिंग है। तो वो ट्रेनिंग क्या होती है? उसी सोच की अक्कासी है ना। तो आपने जब तक इस कौम ने अपनी सोच नहीं बदलनी, ये कौम कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए अभी वो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके क्लिप्स आ रहे थे जिसमें तलत साहब थे और उसमें नौजवान सारे थे। उन नौजवानों को आप देखें उनकी सोच कहाँ जा रही है। और मैं ये बात बता दूं, मैं इस नौजवानों, ये जो 65% या 60% नौजवानों की सोच, वो आप उनसे खुद पूछे ना, वो आपको बताएंगे कि सोच कहाँ जा रही है। और मैं उनसे इतना मुझे उम्मीद है, देखिए जिसके साथ मर्जी हो, लेकिन वो सीधा सोच के साथ नहीं है, वो चाहते हैं। हमारे पास कैसे हैं? हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त बैठा हुआ है, वो कहता है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? दूसरी तरफ एक प्राइम मिनिस्टर, हाफिज साहब आप भी थे उस शो में जिसका तस्करा, जिसका हवाला बैठे हुए थे ना, ये बैठे थे, उसमें ये बताएं ना कि उसमें नौजवान नस्ल ज्यादातर क्या कह रही थी, वो इन्हीं लोगों को वो कर रही थी। निजाम से वो निजात चाहते हैं नौजवान नस्ल। तो मेरी बात सुनिए मोना, क्लियर आप क्रॉस लगा चुके हैं पुराने लोगों पे। के प्रोग्राम में जो हम बैठे थे, नौजवानों का गिला एक पार्टी 2 पार्टी से शकवा नहीं था, उनकी पूरी सिस्टम और निज़ाम से शकवा है। और यही मैंने लास्ट में कहा उसी प्रोग्राम में कि 76 साल गुजर गए, पाकिस्तान न बुज़ुर्गों का पाकिस्तान बन सका, न नौजवानों का पाकिस्तान बन सका, न डॉक्टर न मौलवी के लिए बन सका, किसी के लिए भी न बन सका। आप मुझे बताइए ये किसका पाकिस्तान है? ये बुज़ुर्गों का पाकिस्तान है या नौजवानों का? मैं अर्ज करूं सर, वो कहते हैं कि उनसे उम्मीदें भी ना लगाएं ना। जो नौजवान क़यादत है उनके वालिदैन वही हैं जो फरसुदा निज़ाम के, वो हुमायूं साहब का ये पर्सपेक्टिव है, मेरी बात सुनिए, वो वही परवरिश लेके आए हैं, तो उनसे खास उम्मीद ना लगाई जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जब क़यादत संभाल रहे थे तो क्या वो 70 साल का था या नौजवान था? नौजवान था ना। तो आज अगर बिलावल भुट्टो क़यादत संभाल रहे तो नौजवान है, लेकिन जो 75-77 साल उम्र है वो भी नौजवान है। इस तरह तो नहीं है, ये तो कोई लॉजिक और मंतिक नहीं है। जब मौलाना साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब क़यादत संभाल रही थी उसकी उम्र कितनी थी? बिल्कुल, वो तो माशाल्लाह 27-28 सालों की उम्र थी, तो वो नौजवान थी। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जब मैदान सियासत में आ रहे थे उसकी उम्र कितनी थी? बिल्कुल सही बात है, वो भी नौजवान थे। ये मत कहो, अगर आपका 77 साल क़यादत नौजवान है लेकिन मैं नौजवान नहीं हूँ। चले इसके ऊपर ज़रा तफसीली रोशनी डालते हैं। लेकिन शर्मिला साहिबा, आपके ऊपर भी दोनों ने ये बात की है। एक तो हमदुल्ला साहब ने ये फरमाया, वो कहते हैं कि भाई आप उस टाइम कोई मसला नहीं था, अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और ये और वो बहुत चीज़ें याद आ गई हैं। और हुमायूं साहब का बिल्कुल इससे बरक्स एक मौक़िफ़ है, वो भी वैसे तनकीद ही कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे। भाई अब पॉइंट क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने हुकूमत निकाल ली, अब उसके बाद आपको तमाम तर चीज़ें याद आ रही हैं। आप ये पहले ये इख्तिलाफात उठाते तब कोई इनमें वज़न भी था? मोना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हुकूमत में शरीक होना और अब इलेक्शंस में जाना, इलेक्शंस के लिए बराबरी की सतह के मौके मिलना हर जमात को, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वाई दे कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस? हुकूमत में जब हम थे PDM की, तो हमारे पास 10 वजारतें थी, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम उसके ज़िम्मेदार तो नहीं है ना कि जो आप बिजली और पानी की वजारत चला रहे थे उसमें आपके वज़ीर ने क्या किया, उसके ज़िम्मेदार तो हम नहीं है ना। अब हम इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं। हम अपनी बात करेंगे, अगर PMLN का मियाँ साहब का इजलास पार्टी का गवर्नर हाउस पंजाब में होता है तो हम कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का भी करने दो इजलास, वहाँ पर उनको भी दावत दे दो, PTI को भी बुला लो। लेकिन अगर आप किसी एक जमात को बिलखुसूस
کوئی اسپیشل فیور دے رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے نا، ہم تو کہیں گے کہ جی آپ دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں، عوام کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ہماری فیوریٹس ہیں، دس از آور فیوریٹ دس ٹائم. کس کی یہ ہے شرمیلا صاحبہ، میں بڑی ایکسپلیسٹلی بات کر رہی ہوں، یہ آپ کا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا آپ نگراں سیٹ اپ سے ہے؟ ہمارا گلہ ہر اس ادارے، شخصیت، اس جماعت سے ہے جو سلیکٹ ہونے کی کوشش میں ہے، جو غیر جمہوری قوتوں کو فروغ دے رہا ہے، جو بے ساختیوں کے اوپر اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہمارا اختلاف ہر اس شخص سے ہے، اس ادارے سے ہے، اس جماعت سے ہے جو عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اچھا درست، آپ نے ایک نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے مونا. کب دیکھیں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہونے والی ہے. ہم الیکشن کی تاریخ مانگ رہے تھے، وہ الیکشن کی تاریخ دے رہے تھے. وہ جماعت جن کا تعلق نہیں ہے، یہ کام ای سی پی کا ہے. آپ کو یاد ہے نا راجہ ریاض نے تو بتا دیا تھا کہ یہ جی 8 9 10 11 کو فیبری کو الیکشن ہو جائیں گے. ان کو کیسے پتا تھا؟ ہاؤ ڈڈ دے نو؟ یہ تو شروع سے کہہ رہے تھے میاں صاحب آئیں گے، مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کریں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، گھر جائیں گے. وہی ہوا. لیکن یہ حافظ صاحب کی بھی بات پھر بجائے شرمیلا صاحبہ میں اگر معطل ہو جائیں گی ہوگی. ان کو کیسے پتا تھا؟ صرف ایک بات کا جواب فرما دیں. کیا چیز ہے؟ اچھا وہ ہمارا تو مذاق اڑا رہے ہیں. خواجہ آصف وہ کہہ رہے ہیں جی میچ فکسڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ کیا طریقے کا بہت ایک اہم بات ہے حافظ صاحب نے فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ یہی باپ پارٹی اگر پیپلز پارٹی ان کو مائل کرے اپنی طرف آنے کے لیے تو وہ بہت اچھے ہیں، وہ جمہوریت کی فتح ہے. لیکن اگر یہی باپ پارٹی کے افراد کو نون لیگ جا کر مائل کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں نے تنقید کے نشتروں کی برسات کر دی تھی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے کہا جا رہا ہے شرمیلا صاحبہ. حافظ صاحب also wants to respond after ابین. تمام پہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم باتیں ابھی بریک سے پہلے بھی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی پہ جو یہ بھی تنقید تھی اس کا بھی میں جواب انشاءاللہ اس ہاف میں ہم لوگ ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ باپ پارٹی سے سیم پارٹی سے اگر ووٹ لینا ایک جماعت کے لیے ٹھیک ہے تو دوسری جماعت کو اسی بنیاد پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ پیمانہ سیم ہونا چاہیے. شرمیلا صاحبہ سے یہ سوال میرا رہتا ہے. میں آتی ہوں اس کی طرف لیکن حافظ صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. حافظ صاحب آپ یہ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی منشا کیا ہے کہ آپ کو کیا ملے الیکشن میں؟ پلیٹ میں اقتدار رکھ کے دے دیں تو آپ کہیں گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. دیکھیں مونا بھی بات یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات پی ٹی آئی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آپ نہیں کر رہے. جی میں آتا ہوں. پیپلز پارٹی تشریح کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے. سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اسی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا کہتے ہیں. تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ؟ پہلی مرتبہ مجھے تو نہیں پتا ہے نا، آپ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کو رہائی دے. اس کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے بھائی آپ کی جنگ تو قانون سے ہے. آپ قانون سے اپنے آپ کو چھڑاؤ. قادر یونیورسٹی کی کیس ہے، فارم فنڈنگ کی کیس ہے، توشہ خانہ کی کیس ہے اور سانحہ 9 مئی کی کیس ہے. یہ تمام کیسز ہیں. مولانا صاحب بھی یاد تو کر رہے ہیں نا خان صاحب کو. مولانا صاحب نے کچھ روز پہلے کہا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے الیکشن کیمپین کرنے کا. ہم نہیں کرتے ہیں تنقید، ہم نہیں کرتے ہیں. ابھی آئی ہے پی ٹی آئی پر. سوال یہ ہے کہ کس پی ٹی آئی کے لیے آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ کس پی ٹی آئی کے لیے؟ ایک ہی تو ہے. پی ٹی آئی تو ایک آئی پی پی ہے. اچھا وہ بھی ایک پی ٹی آئی تو پرویز خٹک کی صورت میں، ایک پی ٹی آئی تو مفرور ہے شہزاد اکبر. وہ اپنی والی کے لیے چاہتے ہیں. آپ مجھے بات کرنے دینا. ایک پی ٹی آئی مفرور ہے وہ جو شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کی شکل میں. اچھا ایک پی ٹی آئی گھروں میں بیٹھی ہے شیریں مزاری اور فواد چودھری جیسے لوگ، صد عمر جیسے لوگ. جو رہ گئی پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی تو بھائی مسلم لیگ کاپ اور پی پی کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جس کو چیئرمین بنایا جو علی گوہرہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو نئی بات آپ نے کی ہے حافظ صاحب. اعتزاز حسن کی بات سنیے. وہ اس کے ساتھ تھا دفتر میں گزشتہ الیکشن میں، وہ ٹکٹ ہولڈر تھا پی 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 کا. ابھی مومن سے ابھی بھی سی کے ان کے رکن ہیں پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب. نہیں میں آ رہا ہوں آپ کو. آپ ان سے پوچھئے کہ علی گوہر جو آپ چیئرمین بنا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے یا نہیں ہے؟
अकबर एस बाबर जैसे या आप जैसे मेंबर है, या शबली फराज जैसे, या अली मोहम्मद खान जैसे, या वकला की टीम मेंबर है, हाँ, वकला की टीम मेंबर सही है। जब एक आदमी पीटीआई का मेंबर नहीं है, पीपल्स पार्टी का है वो चेयरमैन बना, शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी का है वो वाइस चेयरमैन है, परवेज इलाही मुस्लिम लीग का सदर था वो पीटीआई का सदर बना, पीटीआई है कहाँ? ले अब तो आ गए ना, अब तो उन्होंने बदल ली ना। आपने वो भी सुना, अली खान की बातें भी सुनी। जी, अब इख्तिलाफात हैं। हाँ। लतीफ कोसा और एतजाज हसन दोनों पीपल्स पार्टी के, और दोनों तर्जुमानी पीपल्स पार्टी बिलावल असफ अली जरदारी के नहीं कर रहे, दोनों तर्जुमानी इमरान खान की कर रहे हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी इमरान खान की तर्जुमानी, वो कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला देवाना। अब एतजाज हसन है, आप शर्मिला से पूछिए एतजाज हसन पीपल्स पार्टी का रुकन है या नहीं है? बिल्कुल है, सीसी की मीटिंग में लतीफ कोसा है नहीं, अभी तक उन्होंने पीपल्स पार्टी, लेकिन तर्जुमानी लतीफ कोसा कर रहा है या एतजाज हसन कर रहा है, तो इनकी पार्टी तो सारी पीपल्स पार्टी के हाथ में है। अच्छा, तो ये मुझे बताया कि आपकी पीटीआई है कहाँ, और आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि आप खवातीन के ऊपर उतर आए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, से तो ये वाले हमले नहीं हो रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि इमरान को रिहा करे। अच्छा, हाँ। अब आइए इस बात पर, 16 महीने की हुकूमत थी, मैं पूछ लेती हूं, एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, उसमें सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्ट पीपल्स पार्टी की थी, पीपल्स पार्टी की। ऐसे वो कह रहे हैं सदर के लिए आप लोग भी बहुत आगे लिहाजा पीपल्स पार्टी इस जितने भी डिसीजन हुए, जितने भी फैसले हुए, अखलाकी तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ये समझे कि ये फैसले इज्तिमाई फैसले थे, उन फैसलों में अगर जे अपने आप को शरीक समझती है तो पीपल्स पार्टी तो वो भी शरीक। ठीक है, ठीक है, सही हो गया, पीपल्स पार्टी भी शरीक थी। हुमायूं साहब आपका पहले सेनेटर साहब मौक़िफ़ आ जाए, मैं फिर शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ। मैं तो कहने आप क्या चाहते हैं? मैं तो कहने वाला था मुझे और शर्मिला साहिबा को रहने दे, आप इन्हीं से 1 to 1 कर ले, बाकी हम बेचारे वैसे सुनते रहेंगे जो ये कह रहे हैं। लेकिन खैर एनीवे देखिए बात ही हो जाती है, इन्होंने 2-3 बातें की हैं। इन्होंने ख़ास तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, और लेवल प्लेइंग फील्ड में इन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब एक बात, आपकी बात में मुदाखलत नहीं करूंगा सर, तो ये मुदाखलत ही से कहते हैं। वो लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने मेरी बात की जमीयत उलमा इस्लाम, हम कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि मेरा वोटर और वोट का रास्ता मत रोके। ठीक है, ये शायद मुश्तरका आपकी भी डिमांड है, सेनेटर साहब की भी, पीटीआई की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। ये और मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि ये अलायंस वाले, ये कहते मेरे वोटर और मेरा रास्ता ना रोको, बाकी किसी को आगे ना आने दो। बाकी पीपल्स, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाला कोई जलसा करता है तो उसके जलसे में से जाके एक एक बंदे को पकड़ के अंदर कर दो। अगर कोई किसी जगह पे करता है, बुनेर में जलसा हुआ है, बहुत बड़ा जलसा हुआ है, बुनेर में जिन लोगों ने जलसे में तकरीरें की उनको अंदर कर दिया है। उसके बाद और जगहों पे इसी तरीके से हो रहे, मानसेरा में हुआ है, मर्दान में हुआ है, हर जगह पे यही हो रहा है। तो असल मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, हम ये कहते हैं कि जो इमरान खान है वो अपने केसेस मेरिट पे लड़ेगा। आप लोगों ने देखा है कल जो आप ये नहीं मांग रहे कि आजाद कर दे, वो कह रहे हैं उनकी जंग वो अपने देखे वो अपने मेरिट पे करेगा, और उसने ये वो बंदा है जो अपने उस जगह पे खड़ा हुआ है, वो वहाँ से भागेगा नहीं, वो डील नहीं करेगा, वो बुज़दिल नहीं है, और वो हर एक को सामने से मुकाबला करने का आदी और हमेशा सारी ज़िंदगी करता रहा है। एंड दैट इज़ वाई इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम उस बहादुर इंसान के साथ खड़ी है पॉलिटिकली। लेकिन अलाउ मी जी, हम लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वो ये है कि हमारे वो लोग जिनको आप कहते हैं कि बाज़ 100, 150, 200 को आपने पकड़ा हुआ है 9th में, ठीक है, फेयर इनफ, आप उनके ऊपर प्रूव करके उनको सजा दें। लेकिन बाकी जो पार्टी वाले, बाकी जो वर्कर्स हैं, बाकी जो लोग हैं जो झंडा लेकर निकलते हैं, आप उनको क्यों अंदर कर देते हैं? वो जो अहकामात थे वो दिए गए ही चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब की तरफ से। नहीं, मेरे अभी बात बता देता हूँ। ये शांगला में एक तरफ अमीर मकाम का जलसा हो रहा था या उनके वो वर्कर्स कन्वेंशन होती, दूसरी तरफ पीटीआई का हो रहा था। जहां जिस जगह पे पीटीआई का हो रहा था उस जगह पे उस इलाके में वो सेक्शन 144 लगा दिया, और जहां अमीर मकाम का हो रहा था, बिल्कुल इसे, और जहां अमीर मकाम का हो रहा था वहां पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। आप मतलब इसको अगर हाफिज साहब इसको लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं तो वो सही समझते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि फील्ड लेवल करके दे। इन लोगों में उतनी ताकत नहीं है कि लेवल कर सके। और आपकी डिमांड ये नहीं है कि हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ
ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگ پوری پارٹی کو مت ٹارگٹ کریں, ان کو کارنر نہ کریں, ان کے جو لوگ باہر نکلتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اس کو وہ نہ کرنے, وہ سب ان کو کرنے دیں یہاں پہ. اور میں اس جگہ پہ میں پوچھوں گا اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اس وقت تک الیکشن ٹائم سے ہوگا, تو سر آپ ذرا تھوڑا سا ذرا اپنے وہاں سے, آپ نے بہت اچھا کیا کہ گاڑیاں واپس کر دی ہیں, لیکن ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے. یہ کے پی کی پولیس, پنجاب کی پولیس, یہ کس لحاظ سے وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے جو اپنے وہ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں, اگر آپ ایک ہی غلطی بار بار کریں گے, مطلب اسی ایک بندے کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ لے کر آئیں گے, تو پھر آئنسٹائن والا فارمولا ہے کہ اگر ایک ہی غلط کام بار بار کرو گے اس سے صحیح راستہ نکالو گے تو یہ بیوقوفی ہے. شرمیلا صاحبہ, یہ بہت سارے سوالات تھے جو کہ آپ کی طرف بھی ظاہر ڈائریکٹڈ تھے. وہ کہتے ہیں بھئی اخلاقی یہی بنتی ہے, ایک تقاضا یہی ہے اس کا کہ اگر پیپلز پارٹی تمام تر چیزوں کی ذمہ داری لے, جیسے جے یو آئی لیتے ہیں کہ چونکہ وہ اتحادی تھے, اور تشریح بھی کریں. انہوں نے تشریح بھی مانگی ہے حافظ صاحب نے آپ سے کہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کی تشریح کیا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی تعریف بیان کی ہے. تشریح ان کے خیال سے تشریح یہ ہے کہ جی وزیر اعظم بنا دیا جائے. نہیں, دیکھیے مولانا صاحب کا میں بڑا احترام کرتی ہوں, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج کہا تو ہے بلاول صاحب میرے سینئر ہیں, کل کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں, تو کیا یہ کہنا غلط ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہ کہیں؟ مولانا صاحب تو ماشاءاللہ صدر بننا چاہتے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں مجھے صدر مملکت بناؤ. تو اب آپ کو کیا یہ بھی اعتراض ہے کہ ہم یہ بھی نہ کہیں کہ جی ہمیں موقع دیں, ہم وزیر اعظم بن کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے؟ اب یہ تو اعتراض آپ کا بنتا نہیں ہے نا مولانا صاحب. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے میں بہت دفعہ تشریح کر چکی ہوں, اور میں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کی رہنمائی کے لیے تشریح کر دیتی ہوں, کیونکہ یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. دیکھیے, اگر پی ایم ایل این کا اجلاس گورنر ہاؤس پنجاب میں ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی کرا دیں, مولانا صاحب کا بھی کرا دیں, پی ٹی آئی کا بھی کرا دیں. اس ملک کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے اس وقت مونا, یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں, یہ مولانا صاحب بھی جانتے ہیں, اور یہ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار اخبارات سب بات کر رہے ہیں. جس طریقے سے میاں صاحب آئے, میاں صاحب کی سزا معطل ہوئی, میاں صاحب نے جلسہ کیا, میاں صاحب گھر گئے, جہاں جہاں وہ جاتے ہیں اسٹیٹ پروٹوکول جاتا ہے, پھر راجہ پرویز اشرف کو بھی وہ اسٹیٹ پروٹوکول دے دیں, شاید خاقان عباسی. لیکن یہ اتنی تشویش جیسے پیپلز پارٹی کو ہے, شاید مولانا صاحب کو یا جے یو آئی کو تو نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بہت پہلے بہت زیادتی ہوئی تھی میاں صاحب کے ساتھ. ایک سیکنڈ, بس اسی زیادتی کی نفی ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ گارڈین کا آرٹیکل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اب گارڈین جو ہے اخبار, وہ ایک ایسا اخبار ہے جس کو ہم تو نہیں چلا سکتے, یا اس میں لکھا ہے کہ میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے نئی طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کی جا رہی ہے. یہ گارڈین لکھ رہا ہے. 6 روز قبل ڈان کا ایڈیٹوریل تھا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, اس میں یہ لکھا تھا کہ 2018 میں ایک سلیکشن ہوئی, there was someone selected, عمران خان, اور 2024 میں بھی ایک سلیکٹ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, لیکن شرمیلا صاحب میں عرض کروں, دیکھیں جیسے مولانا صاحب ہے وہ ایک مختلف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا یہ اعتراض ہے, پی ٹی آئی کا یہ اعتراض ہے, لیکن ان کو اس پارٹی کو بھی تو یہ تاثر جانا چاہیے نا کہ اگر کسی اور جماعت کو کیا اعتراضات ہیں کیا نہیں ہے. مولانا صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ سردیوں میں الیکشن کیسے ہوگا, کیوں سردیوں میں الیکشن نہیں ہوتے کیا؟ یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ جی جنوری فروری میں الیکشن نہیں ہو سکتا؟ جب بی بی صاحبہ شہید ہوئی تھی تو کیا 18 فروری کو الیکشن نہیں ہوئے تھے پاکستان کے اندر؟ صحیح, یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے, ایک مہینہ الیکشن ڈیلے ہوئے تھے ان کی شہادت آپ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اتنی خاص. پھر اس ملک میں کوئی تقریباً 3-4 بار سردیوں میں الیکشن ہو چکے ہیں, تو یہ تو وہ باتیں نا الیکشن ڈیلے کرنے والی باتیں, وہ باتیں ہیں جو قوم میں مزید بے چینی پھیلا دیتی ہیں.
जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन में इंटरेस्टेड है। शर्मिला बीबी, आप मेरी बात नहीं समझी। बिलावल 10 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, मेरा कोई इतराज़ नहीं है। अवाम अगर उसको वज़ीर आज़म बनाते हैं, मेरा कोई इतराज़ नहीं है, न जमीयत उलमा इस्लाम का कोई इतराज़ है। आप बेफिक्र है। बात यह है कि मुझे ये जवाब दें कि बिलावल साहब ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अशरफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को करने दो, क्योंकि हल्काबंदियाँ हैं, इसमें 3-4 महीने लगते हैं। अब इलेक्शन से कौन भाग रहा है? जवाब ले लूं। दो अलग अलग एक कह रहा है कि सुनीर घर में बैठे, एक कह रहे हैं कि सुनीर घर में बैठे, दूसरा कह रहा है कि अभी बच्चा है, ज़ीर तरबियत है। किसकी बात मान लूं? जी भाई, शर्मिला साहिबा, किसकी बात मानी जाए? दो मौक़िफ़ आ रहे हैं एक ही जमात से। इनको और कुछ नहीं मिलता तो ये एक एक जुमला पकड़। हमारी ख्वाहिश थी बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हम चाहते थे आइन और कानून के मुताबिक जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 90 दिन है, उसके अंदर इलेक्शन हो। वो नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की तारीख दी, और तारीख क्या दी? पहले 28 जनवरी आ रही थी, उस वो डिले होते फिर वो 8 फरवरी हो गई। चलो खुदा का शुक्र है, अल्लाह करते करते तारीख तो आ गई, वी आर हैप्पी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन जो है राइट आप कहते हैं कि चाहती थी कोई दो मौक़िफ़ वाला तासुर जो है वो सरासर गलत है। नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप। यकीनन बहुत सारे पॉइंटर्स थे, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इनको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।